बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, बहुत सारी ख़बरें हैं इसलिए कि पिछले दिनों जो पाक भारत जंग हुई तो हमारी PSL जो थी उसमें वक्फ़ा आया और अब जो है PSL जो है शुरू हुआ चाहती है। और सबसे जो अच्छी बात है इसमें वो ये है कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डेविड वार्नर जो कि कराची किंग्स के कप्तान हैं वो भी जो है यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जनाब, कौमी क्रिकेट टीम के नए जो कोच हैं, हेड कोच माइक हैसन, उन्होंने जो है ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं। आपने देखा कि पहले मिक्की ऑर्थर थे, उसके बाद जो है गैरी क्रिस्टन आए और भी मतलब एक दो कोचेज़ आए। और बड़ा मतलब एक अजीब इत्तेफाक है कि हम अपने जो हेड कोचेज़ हैं, जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं, उन्हें बड़ी आओ भगत के साथ लेके आते हैं लेकिन फिर उसने मक्खन में बाल की तरह निकाल देते हैं। तो देखना ये होगा कि माइक हैसन के साथ तो ऐसा नहीं होगा। बहरहाल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस बात के इम्कानात हैं कि शान मसूद जो कि हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं इस वक्त, लग ऐसा रहा है जो सुनने को चीज़ें मिल रही हैं उसके मुताबिक सऊद शकील जो है वो मुस्तकबिल की टीम के कप्तान होंगे। और जनाब, बांग्लादेश की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है और वो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ जो है 27 मई से खेलेगी। और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फ़ाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लॉर्ड्स में 11 जून से शुरू हो रहा है। और ये मुकाबला होगा जनाब, जैसे मैंने पहले बताया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। तो ये बड़ा मतलब कांटे का मुकाबला होगा। और भारत की टीम जो है उसने पहले ही तीसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि पाकिस्तान की टीम जो है इसमें अनफॉर्चुनेटली 9वीं पोजीशन पे है। लेकिन जनाब, 9वीं पोजीशन पे के आने के बावजूद जो है उनको $4,80,000 जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और अब आते हैं जनाब कौमी खेल हॉकी की तरफ। आपको याद है कि पाकिस्तान हॉकी जो है माजी में उसका एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। उसने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, 8 एशियन गेम्स और बेशुमार कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अब गुज़श्ता कई सालों से हमारी टीम जो है वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पा रही जो उसे करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल हमने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेला था, दूसरी पोजीशन आई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा जो अजलान शाह होगा उसमें हमारी टीम शामिल नहीं है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो ये कहती है कि वो जो है जब तक वो टूर्नामेंट शुरू होगा उसमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जो अभी तक ड्रॉज आए हैं उसके मुताबिक नहीं है हमारी टीम उसमें शामिल। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जो नेशन कप जो मलेशिया में हो रहा है 15 से 21 जून तक, उसमें हमारी टीम जो है ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी। और उसके लिए जो है इस्लामाबाद में हमारी टीम का कैंप लगा हुआ है। हेड कोच जो हैं साबिक ओलंपियन ताहिर ज़मान हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। जनाब, इन्हीं उमूर पे, खेलों की इन्हीं बातों पे और दूसरी चीज़ों पे हम आज जनाब गुफ्तगू करेंगे। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होगी। आज हमारे मेहमान जो हैं बड़े ज़बरदस्त उनकी शख्सियत है, नौजवानों के लिए वो जनाब रोल मॉडल हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। गो के मेडिकल से उनका ताल्लुक़ है लेकिन जनाब खेलों में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और मैं समझता हूँ कि खेलों से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो जो है न सिर्फ मुख्तलिफ़ जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशन है उससे वाबस्ता हैं और दीगर मतलब जो चीज़ें हैं वो भी मतलब ये कि उसमें भी शामिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एजाज़ी कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। डॉक्टर साहब की सिर्फ यही खूबी नहीं है जनाब, डॉक्टर साहब की और बहुत सारी खूबी हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो मैं ये बताता चलूँ कि MBBS हैं, PhD हैं, MPhil हैं और जनाब FPSIM है और उसके साथ साथ जो है FCILT है। प्रोनाउंसिएशन हम पूछेंगे बाद में कि इसका क्या होता है, बहुत सी चीज़ें मेरी भी ज़ाहिर है इससे हम यहाँ तक तो जानते हैं MBBS, MPhil और PhD, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और भी बड़ी मतलब एक्सपर्टीज़ हैं डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब जो है सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट जो है उसके एक्रीडेटेड हैं। तो जनाब न सिर्फ उनका मेडिकल से ताल्लुक़ है, वेलफेयर से भी ताल्लुक़ है, दीनी जो तालीमात हैं उस पर भी बड़ा उनका मतलब कंट्रीब्यूशन वो है उनका, और खेलों से ताल्लुक़ है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्पोर्ट्स की जो मुख्तलिफ एसोसिएशन है उसके वो अहदेदार भी हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है उसको पैटर्नजी भी करते हैं।
बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और यकीनन अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में वो एक इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड ज़ाहिर स्टूडेंट होंगे, तभी उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां और मतलब इतने सारे एजाज़ात हासिल किए हैं। ख़ास तौर से जो एजाज़ी उन्होंने कमांडर का उनको एजाज़ मिला है, ये हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। डॉक्टर साहब, बाकी चीज़ें तो हम आपसे पूछेंगे, बहुत सी चीज़ें रह गई जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन ये बताइए कि कहाँ से आपने कैरियर का आगाज़ किया और यहाँ तक आप पहुँचने में कामयाब हुए? नहीं, थैंक यू वेरी मच रियाज भाई। आप तो ख़ुद एक इंस्टीट्यूशन है और आपका चैनल भी बड़ा लकी है कि आप जैसा टैलेंटेड जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स का इधर मौजूद है इस चैनल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। देखिए, मेरी जो सफ़र स्टार्ट हुआ तालिब इल्मी से, मैं पढ़ा मिशनरी स्कूल में सेंट पैट्स में, और आई थिंक कि वो भी बहुत एक अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरह से कायदे आज़म ने जब कहा था कि माइनॉरिटीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में, उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ पूरे पाकिस्तान का गवर्नर जनरल नहीं बनाया जाता और अगर मुझे एक चॉइस दी जाती तो मैं कहता मुझे माइनॉरिटीज़ का बनाया जाए, मेरे इतने दिल से वो करीब हैं। और पाकिस्तान में वाइट जो झंडा है वो हमारा, उन्होंने ही पकड़ के रखा हुआ है झंडे को पाकिस्तान के, हमारी माइनॉरिटीज़ ने। तो आई थिंक सेंट पैट्स में हम जब गए, उसमें हर रिलीजन के, हर एथनिसिटीज़ के लोग थे, इंक्लूसिविटी थी, इक्विटी थी, डाइवर्सिटी थी। वहाँ से आई थिंक कि जो मेरा जो अच्छा जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ग्रूमिंग स्टार्ट हुई और लोगों से मिलना मिलाना, वो मेरे ख्याल से सेंट पैट से स्टार्ट हुआ। सख्ती भी थी, हमारे फादर्स बड़े स्ट्रिक्ट थे तो डिसिप्लिन में भी रखा। उसके बाद स्कूल की एजुकेशन के बाद आदम जी कॉलेज पे, डाउ मेडिकल कॉलेज, और फिर इस तरह सिलसिला चलता चला गया। एक और एक्सपोजर जो बहुत अच्छा हुआ, वो मुझे यूएस स्टेट स्कॉलरशिप मिली थी और मुझे हार्वर्ड जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। वेरी गुड। और अमेरिका में मैंने ये देखा कि उनका जो एक पढ़ाई का कल्चर है ना, वो है कि जैसे पाकिस्तान में थोड़ा सा कल्चर हमारा पहले होता था रट्टाफिकेशन का, ब्रिटिश का था थिंक आउटसाइड द बॉक्स कॉन्सेप्ट, और अमेरिका का ये है, यूएसए का, कि देयर इज़ नो बॉक्स। तो जो दिमाग की जो डायमेंशंस जो बढ़ जाते हैं ना, आई थिंक उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। फिर मैं शुरू में गवर्नमेंट सर्विस में था। गवर्नमेंट सर्विस में मैंने 14 साल सर्विस की, तो सिंध के और अलग जगहों जाने का मौका मिला। तो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से आई थिंक कि थोड़ी सी ग्रूमिंग हुई। और ये बताने का मकसद ये था कि ये जो एक्सपोजर है ये सबको लेना चाहिए, और अब तो इंटरनेट का ज़माना है, तो पॉजिटिव ट्रेनिंग अगर करें, इंटरनेट है, IT है, बहुत कुछ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जो जज्बा पैदा हुआ ना इस्लाम के थ्री, वो था कि हकूकुल इबाद का जो एक वैल्यू है जी, और पैट्रियाटिज़म, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्तों की वजह से जो फिर एक सर्कल बनता चला गया, वो बढ़ता चला गया। तो अब मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि एज़ फार एज़ स्पोर्ट्स इज़ कंसर्न्ड, कि जो स्पोर्ट्स है वो मैं समझता हूँ कि उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम भी करना, और मैं बेसिकली समझता हूँ कि अगर हम स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली प्रमोट करें तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी होगी, और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक पहिया है ना, वो भी स्पोर्ट्स चेंज कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि ज़ाहिर है जो मतलब है कि इस वक्त आप जिस पोजीशन पे हैं, ये चीज़ें जो हैं आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचा जाता, यकीनन इसमें बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या ये सब कुछ एक आराम से होता चला गया? नहीं, थैंक यू सो मच। चैलेंजेस जो हैं वो तो आते ही हैं, सही, और कोई भी काम करें चैलेंज आता है, लेकिन मेरी एक कॉन्सेप्ट ये है कि हर चैलेंज जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसको दूसरी तरह से कहूँ कि लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स आई, और ये भी सब में कहा हुआ है कि हर प्रॉब्लम का हल होता है, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आपके थ्रू मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, कि एवरी प्रॉब्लम इज़ अ विंडो टू अपॉर्चुनिटी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जो है ना वो हम चले। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने ना कभी दो किश्तियों की सवारी नहीं की, तो मेरी एक ही नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी, और यहीं पे जीना मरना है। ठीक है, घूमने तो जाते हैं, बिल्कुल। जब आप एक कॉन्सेप्ट और एक लगाव और एक सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं, और आपकी किश्तियाँ जली हुई होती हैं ना, जैसे पुराने वक्तों में होता था कि जंग लड़ने के लिए किश्तियाँ ही जला दी। जी बिल्कुल। उससे क्या होता है कि जो काम करना, जो वलवला, जो सिंसेरिटी, जो कमिटमेंट है, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो आई थिंक कि मैं तो अपने मुल्क के लिए पैट्रियोटिक था, लेकिन मुल्क ने मुझे बहुत कुछ नवाज दिया, तो जो चैलेंजेस थे वो बहुत छोटे हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फील्ड जो है मेडिकल, ठीक है ना, आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, लेकिन खेल की तरफ आपका
रुझान और उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स की फेडरेशनों से आपका ताल्लुक़, तो मतलब ये क्या है? मतलब आपने टारगेट हासिल कर लिया है या और मज़ीद मतलब आप समझते हैं कि अभी बहुत सफ़र बाकी है? हाँ नहीं, थैंक यू। मेरे जो वालिद साहब थे ना, वो पाकिस्तान के पहले टेबल टेनिस चैम्पियन थे, ईसा मोहम्मद अब्दुल्ला। जी। और वहाँ से हम सब बहन भाइयों में स्पोर्ट्स का लगाव जन्म लिया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। मेरे फादर दो चीज़ें कहते थे, एक तो टेबल टेनिस से प्यार हो गया उनकी वजह से, सही। और जो मैं पहला चेयरमैन भी बना वो कराची टेबल टेनिस एसोसिएशन का था। सही। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो हमेशा कहते थे कि स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, और वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है। सही। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि अगर आप किसी से हार भी गए तो आपने उसके लिए तालियां भी बजाई, उसको मुबारकबाद भी दी सही। और विश भी किया, और फिर मेहनत से ट्रेनिंग करके आपने जीतने की कोशिश करी, ये नहीं कि उसको गिरा के या सियासत के ज़रिए। सही। और अगर आज ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो मेरे अंदर भी आई वालिद साहब की ट्रेनिंग से और बहुत सारे लोगों के अंदर है, अगर सही। ये पाकिस्तान में एज ए नेशनल स्पिरिट आ जाए ना, तो फिर पाकिस्तान में मोहब्बतें भी होंगी, लोग एक दूसरे को विश भी करेंगे और मेहनत से जीतने की कोशिश करेंगे और मेरिट भी होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम ख्याल ये है, मतलब एक ज़ाहिर है सही ख्याल है कि जो लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं आपकी तरह माशाल्लाह, तो वो ज़ाती ज़िंदगी में भी बड़े कोऑपरेटिव होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। गुस्सा वगैरह आता है? हाँ, गुस्सा आता है, आता लेकिन है। मेरे ख्याल से गुस्सा इस पे आता है कि अगर हम मेरे लिए कि मेरे मुल्क में के बारे में कोई बात करे या मेरे रिलीजन के बारे में कोई तो बात गलत ज़बरदस्त। करे। वैसे देखिए, गुस्सा तो हराम है ना, सही। और मैं अब जो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया जवानी को छोड़ दें, अभी जो कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर आपसे कोई गुस्सा कर रहा है या कोई नाराज़ है, तो इसमें मैं अपनी टीम को भी कहता हूँ, तो आपने ये देखना है कि हमारी क्या गलती थी जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा है या नाराज़ हो रहा है। तो अगर उस गलती को सॉल्व करते हैं तो सामने वाला गुस्सा भी नहीं करता और पता चलता है कि खुद ही की गलती थी। सही। तो अब पैराडाइम सारे चेंज हो गए हैं, और मैं कोशिश ये करता हूँ, मैं भी और मेरी ईसा लैब जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि हम अपनी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है ना, उस पर चलने की कोशिश करें। सिंपल है, सच बोलें, झूठ को अवॉइड करें, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखें, बड़े छोटों को इज़्ज़त दें, औरतों की इज़्ज़त करें। अब जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो कि आई थिंक जेंटलमैन बिहेवियर है, जो किसी के अंदर भी होना चाहिए। सो आई थिंक ये और अभी भी मैं आपकी, बल्कि आपने अच्छी बात की कि आपके प्रोग्राम में भी मैं कहूँगा अगर मुझसे किसी का मैंने दिल दुखाया है और कोई गलती हुई है तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ। अभी तो आप तशरीफ लाए। मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठा लूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब आपको पाकिस्तान नेवी की मतलब एजाज़ी कमांडर मतलब आप हैं, तो यहाँ तक किस तरह बड़ा मतलब ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, ये बताइएगा। रियाज़ भाई, मैं बताऊँ आपको कि मुझे जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी स्पोर्ट्स या एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट, जिसमें हम काम कर रहे हैं, बेतहाशा अवार्ड्स मिलते रहते हैं। और ज़ाहिर है अब 50 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं तो बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन ये एक वो वाहिद अवार्ड है रैंक का जो मुझे यूनिफॉर्म में बेसिकली मिला है, जो उन सारे अवार्ड्स को अगर 10 गुना भी कर देना, उससे ज़्यादा मेरे लिए ऑनर और इज़्ज़त के बाइस है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पे, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़ाहिर है आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। एक आम आदमी जो है इतनी सारी अचीवमेंट, उसकी इतनी सारी डिग्रीज़, इतनी एजुकेशन, और माशाल्लाह जिस मकाम पे हैं, आपका आइडियल कौन है? पहला सबसे मेन आइडियल तो हमारे प्रॉफिट हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे कायदे आज़म जो हैं, उसके बाद मेरे मेन आइडियल हैं, और उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे, या तीनों को इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर थर्ड नंबर पे वो मेरे वालिद साहब हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया जनाब। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज़ी कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर साहब, नो डाउट इस वक्त PSL जो है दोबारा शुरू हो चुकी है, और PSL ने दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को मैं समझता हूँ कि बड़ा उसने परवान चढ़ाया है,
और एक बेहतरीन ब्रांड बनकर ये सामने आया है। आप क्या समझते हैं कि हम PSL से जब हमने शुरू की थी वो फ़ायदा उठा रहे हैं या ऐसा नहीं है? आई थिंक PSL तो बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और बल्कि हम एज एन ईसा ग्रुप भी जो है हम भी सोचते हैं कि आगे चल के हम भी एक टीम को स्पॉन्सर करेंगे और लेंगे। वेरी गुड, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला ये PSL देखें, अभी जो है ना हमारा पड़ोसी मुल्क जिससे मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरों की तरफ से, पड़ोसियों से तो वो अननेसेसरी ये प्रोपागेंडा पहले फैला रहा था कि PSL के जो प्लेयर्स हैं वो चले गए, आएंगे नहीं, और तौबा कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो आपने जो बात अच्छी की ना कि सॉफ्ट इमेज तो पाकिस्तान का बना ही रहा है PSL। दूसरी चीज़ ये है कि जो गलत इम्प्रेशंस हमारे जो भटके हुए दोस्त हैं वो उनको भी सही राह दिखा रहा है। और इन द एंड तीसरी चीज़ ये है कि PSL से इमेज के साथ साथ जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के साथ साथ जो यहाँ पे जो प्लेयर्स आते हैं, जो मेहमान नवाजी उनकी होती है, जिनको लोग होस्ट करते हैं, और वो जाके यहाँ पे जो घूमते हैं, रहते हैं, तो वो एक इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का बता रहे हैं असल कि भाई पाकिस्तान तो मोहब्बत करने वाले लोगों का मुल्क है, यहाँ पे तो हर चीज़ खुली हुई है, यहाँ तो पीस है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, मेहमान नवाजी है, टूरिज़म है, और इकोनॉमिकली एक हब है पाकिस्तान। और ये PSL जो है, जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब का विजन है कि इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान जो है वो एक टाइगर बने और आगे बढ़े, उसको अंदर भी हेल्प कर रहा है कि ज़ाहिर है जब प्लेयर्स आते हैं, दुनिया में टेलीकास्ट होता है, तो लोगों को पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज के साथ साथ एक नज़र आता है कि कितनी ज़बरदस्त इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इकोनॉमिकली भी बहुत डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, और मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मुबारकबाद सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है, या जो इसके स्पॉन्सर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो टीम्स के लीडर्स हैं, प्लेयर्स के अलावा ये हमारी गवर्नमेंट जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सिंध की हो, चाहे पंजाब की हो, पूरे पाकिस्तान की हो, और उसके साथ साथ PCB ऑफिशियल के साथ साथ हमारी मिलिट्री, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी आ रही है। और अब इस वॉर के बाद जो हुई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान तो एक पीस लविंग कंट्री है, वो तो इकनॉमिक ट्रेड पड़ोसियों से भी चाहता है, मुसल्लत जो की गई, उसके बाद जो स्ट्रेंथ नज़र आई है मिलिट्री की, मैं समझता हूं कि अब जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा पाकिस्तान में PSL में एतमाद के साथ बहुत ज़्यादा, और कंफर्टेबल भी। अच्छा डॉक्टर साहब, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इनकी परफॉर्मेंस को आप मतलब किस तरह से देख रहे हैं? क्या जैसे अब रिजवान हैं, हमने ये देखा, बल्कि जो 2-3 सीनियर प्लेयर्स हैं जो इस वक्त PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें ICC के इवेंट्स या बायलैटरल सीरीज़, तो उसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पेश कर रहे थे। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी जिनके मैंने नाम लिए, इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश की है। रिजवान, उनकी टीम मुल्तान सुल्तान जो है वो बॉटम पे मतलब PCL से बाहर हो गई, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। उन्होंने एक सेंचुरी भी की और 363 रन, मतलब टॉप स्कोर हैं PSL के। क्या कहेंगे इन तीनों खिलाड़ियों? देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि इनको तो सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये सारी सच्ची परफॉर्मेंस की बात मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ जो ये एडवर्टाइजमेंट्स में आते हैं। अच्छा TV पे। हाँ, मतलब खेल के बारे में नहीं बात कर रहा, सॉरी मुझसे अगर क्लैरिटी नहीं थी। जो मतलब क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग है माशाल्लाह से। आई टेल यू के शोज़ में आना मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। खेल के बारे में मैं ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, वो दुनिया को पता है। देखिए, जब तक कि हम अपने मुल्क से वफादारी नहीं करेंगे, अपने प्राइमरी प्रोफेशन से वफादारी नहीं करेंगे, हम उन पैसे जो हमें मिलते हैं उससे वफादारी और कमिटमेंट नहीं करेंगे एज अ पाकिस्तानी कौम, ये कौम का जो हमें एक चेंज करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्लेयर्स हैं इनके अगर आप कहते हैं कि PSL में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, देखें। और दूसरी बात होती है कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज जो है वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कल जो है वो ज़ीरो परफॉर्म कर रहे हैं। और इसका पता है असल चीज़ क्या है, जो धड़ेबंदी और ग्रुप्स ये लोग बना लेते हैं। देखें, एवरेज माइंडसेट, दोस्ती यारी तो पॉजिटिव वर्ड है ना। मैं तो कहूँगा कि ये जो नुकसानात जो हो रहे हैं ये धड़ेबाजी में हो रहे हैं और लड़ाइयों में हो रहे हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। देखें, जिस तरह से अभी आर्मी की मेरिट का कत्ल हो रहा है। जी, मेरिट का तो ज़ाहिर कत्ल होगा जब ग्रुपबाजी होगी। आप फेवरेटिज्म करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड में कौन जाएगा फील्डिंग में।
देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह अभी हमारी मिलिट्री लीडरशिप के अंदर देखें पूरा पाकिस्तान इतने चीज चैलेंजेस थे, इतनी डिस्टर्बेंस थी, सब यूनाइटेड हो गए और अब इंशाल्लाह ताला पूरी कौम यूनाइटेड एक हो गई। रहेंगे। उसी तरह से पाकिस्तान टीम जब तक के यूनाइटेड नहीं होगी, ये 3 प्लेयर्स नहीं है, बाकियों को भी मैं इसमें शामिल करूंगा। सही। यू नीड टू कम अबव, सी द, आपको आगे के ऑब्जेक्टिव्स देखने, बिगर गुड को देखना होता है। तो यही टीम आपको मैं बता रहा हूँ, ये इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं कि इनके ऊपर अगर ये थोड़ा सा अपनी राह थोड़ी सी सीधी कर लें और कमिटमेंट कर लें और कंसंट्रेट और फोकस करें, कंसंट्रेट अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करें, अपनी पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला ने जो दी है वो उनकी स्किल सेट की वजह से दी है, उसको आप मेजर रखें पे तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप इंजॉय भी कर लें, वो कोई मना नहीं करता, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अच्छा, सरफराज अहमद वाहिद पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के 2 इवेंट जीते हैं। एक तो अंडर 19 वर्ल्ड कप के ये कप्तान थे और दूसरे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 की, इत्तेफाक से मैं भी लंदन में ओवल मौजूद था उस वक्त, वो उन्होंने जीतने का कारनामा अंजाम दिया। वाहिद क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। अगर आप इमरान खान की बात करें, यूनुस खान की, तो उन्होंने तो आईसीसी के एक इवेंट जीते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री है कि सरफराज 2 जीते हैं। और एक आम परसेप्शन है कि सरफराज को अभी ग्राउंड में होना चाहिए था, लेकिन उनके साथ ज़्यादती हुई कि वो बाहर कर दिए गए, बाहर हो गए या बाहर कर दिए गए। आप क्या समझते हैं? अभी भी बहुत से लोग चाहते थे कि वो कम से कम पीएसएल में नज़र आएँ, नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ज़ाहिर है उसमें डग में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे सरफराज के मुताबिक? देखिए सरफराज की जो परफॉर्मेंस रही है, जो आपने आईसीसी की बात की, पहले तो डेफिनेटली वो एक बेंचमार्क है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं, चाइना का टेबल टेनिस वर्ल्ड चैम्पियनशिप है कि जो उनका आज से 20 साल तो पहले टेबल टेनिस के चैंपियन भी रह चुके हैं, तो जो उसका 20 साल पहले नेशनल चैम्पियन था ना जी, और वो वर्ल्ड चैम्पियन भी रहा था, तो जब अगली टर्म आई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में तो वो नहीं जीत सका, तो उसको भेजा नहीं गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने 2 अवार्ड जीते उसको भेजा जाए, हाँ, लेकिन मेरिट, देखिए मेरिट 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 ये होना हर फील्ड में और क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि आपने इमरान खान का भी जिक्र किया और दूसरों का भी जिक्र किया, यूनुस खान 2009 का आपने किया, और देखिए वो लोग भी बेहतर परफॉर्मर्स थे और उन्होंने और भी इवेंट्स जीते, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती और उसके बहुत सारे दूसरे लॉरेल्स भी हैं। देखिए पर्सन को भी चाहिए कि वो कि सरफराज को मेरिट अगर होगा, ये तो ख़त्म हो गई ना बात। दूसरी चीज़ ये है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मेरिट होगा तो सब राइट पर्सन को राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो उस वक्त चैम्पियन था वो आज के टाइम में भी चैम्पियन हो अगर उसने अपनी फिटनेस और ट्रेनिंग नहीं की। इसी वजह से हम सबको भी, हमारे बड़े भी गाइड करते थे कि अगर आप किसी की बुराई देखो ना 4 दिन पहले, तो किसी से जिक्र मत करो, क्योंकि हो सकता है इन 4 दिनों के अंदर वो बदल गया हो। तो बस इसी तरह से समझाना चाहूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हॉकी हमारा कौमी खेल है, आपने भी बड़ा पैटर्न्स किया हॉकी को, 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, 8 एशियन गेम्स और बेशुमार मतलब हमने टेस्ट सीरीज़ और टूर्नामेंट्स जीते हैं। और एक वक्त था कि मतलब 30-35 हॉकी की टीमें हुआ करती थी, यानी डिपार्टमेंट्स की, और अब ये है कि 6 टीमें। आप ये मतलब डिक्लाइन की यही एक वजह या और भी कोई वजह? बहुत सारी वजूहात हैं जो मेरे सामने 2-3-4 मैं आपको बताता चलूँ। पहली वजह जो है ना वो ये है कि सिर्फ हॉकी डिक्लाइन नहीं हुआ, सारे गेम्स डिक्लाइन हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि सारे, सॉरी टू कट यू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे माशरे की इखलाकी अक़दार जो हैं कोलैप्स कर गई हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका मतलब रिफ्लेक्शन है और हॉकी भी उससे बाहर नहीं है? जी, हॉकी भी बाहर नहीं है। दूसरी चीज़ ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि जो गेम की पॉलिटिक्स है ना, इसने सारे गेम्स को तबाह कर दिया है। अच्छा। और इसमें एक चीज़ ये हुई है कि जो मेरिट नहीं होना और पॉलिटिक्स, सही, और लोगों को सीट चाहिए होती है, लोग सीट ले लेते हैं और फिर डिलीवर नहीं करते। चौथी चीज़ है रॉन्ग डिसीजंस, जैसे कि डिपार्टमेंटल टीम्स क्रिकेट की सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। वो इतने अच्छे स्पॉन्सर्स होते थे, हम सब ने डिपार्टमेंट से खेला है अपने ज़मानों में। ये सब ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं, तो मैं अब इसका सलूशन भी बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें स्पोर्ट्स की एक एमरजेंसी लगानी चाहिए पाकिस्तान में। सही, सिर्फ जैसे अभी इकनॉमी की अच्छी तजवीज़ है आपकी। जी,
स्पोर्ट्स की एमरजेंसी लगानी चाहिए और स्पोर्ट्स के लिए पूरा एक ऐसा पाकिस्तान लेवल पे एक सेक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को देख रहा हो। अब क्या हुआ है, ज़्यादातर 18th अमेंडमेंट से डिवॉल्व हो गई हैं चीज़ें। अब वो डिवोल्यूशन की वजह से जो है वो बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि उसकी एक सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं बनती। दूसरी चीज़ ये आती है कि इसके अंदर आप एक जो कलेक्टिव विजडम से काम करें। कलेक्टिव विजडम का मतलब ये होता है मशवरा लेके, जैसे गज़वा खंदक हुई थी ना, जी जी। तो जब गज़वा खंदक पे हमारे ये चल रहा था सिलसिला, पहले तो हमारे प्रॉफिट ने ना कोई भी जंग जो है ना वो मदीने के अंदर नहीं लगी कि मदीने में डैमेज ना हो। तो उन्होंने जंग का हुक्म आया, वो जंग पे जब जा रहे थे तो उन्होंने मशवरा किया, तो और उनको बताया गया, लोगों ने बताया कि जो उधर पार्टिसिपेंट्स थे सहाबा के, हम जो जंग करते हैं फ़ारसी लोग वो हम खंदक खोद के करते हैं, और इस तरह से वो चीज़ स्टार्ट हुई और खंदक की खुदी और फिर वो जंग हुई। उसी तरह से हमें स्पोर्ट्स में कलेक्टिव विजडम से काम करना चाहिए, वन मैन रूल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्पोर्ट्स, हेल्थ और एजुकेशन, इसमें टेक्नोक्रेट्स मिनिस्टर्स होने चाहिए, फेडरल लेवल हो चाहे प्रोविंशियल लेवल, जिनको उस खेल के बारे में, खेलों का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हों। अब आपको बताऊं, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जब सिंध के मिनिस्टर थे स्पोर्ट्स के, 5 नेशनल गेम्स हुए और 5 सिंध गेम्स हुए, और एक साल में 2 हुए थे जी। और वो दिन है और आज का दिन है, 5 सालों में एक सिंध गेम नहीं हो रहा, मतलब एक सिंध गेम नहीं। अब देखिए ना, सिंध गेम नहीं होगा तो स्पोर्ट्समैन कहाँ से प्रोड्यूस होंगे। मैं क्योंकि शेफ डी मिशन था सिंध गेम लाड़काना में 2009 में, फिर नेशनल गेम्स जो पिछले साल हुए थे क्वेटा में, और दोनों में उसमें में हमने कराची ने ट्रॉफ़ी उठाई थी, मोइंजोदारो ट्रॉफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, और इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान में सूबों में सिंध ने पहली दफ़ा ट्रॉफ़ी उठाई थी नेशनल गेम्स में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शेफ डी मिशन था। सिर्फ यूनाइटेड करना है, तो लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो सबको यूनाइट कर दे। टेक्नोक्रेट, मेरी गुजारिश है कि टेक्नोक्रेट जो है ना वो हो। उसके बाद जब बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड के अंदर जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हों, सारी स्पोर्ट्स के बॉडीज़ के लोग हों, उसमें फ़िज़िकल थेरेपी रिहैब के लोग हों, न्यूट्रिशनल लोग हों, साइकोलॉजिस्ट हों, अब जो है ना स्पोर्ट्स और आईटी के लोग भी हों, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग भी हों, और फिर मशवरे से जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाई जाएँ। तो ये कुछ मेरी छोटी सी तजावीज़ हैं, बड़ी अच्छी तजावीज़ हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे आर्मी चीफ और चीफ मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं SIFC को प्रमोट कर रहे हैं, इकॉनमी को कर देगा, लेकिन मैं अभी भी गुजारिश करूंगा, स्पोर्ट्स जो है ना पूरी इकॉनमी का टर्नओवर करता है। कतर ने, अगर आप कैलकुलेट करें फुटबॉल में कितने उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे एक खेल में, और कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए, और कितनी टूरिज्म, पूरे होटल्स फुल थे, किस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, और आज कतर एयरवेज वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस हो गई है। उन्होंने तो एक इनकलाब बर्पा कर दिया। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ज़रूर मैं करूंगा कि स्पोर्ट जो है ना वो एक हेल्थी एक्टिविटी है, और जबकि मेडिकल साइंस जो है मैं समझता हूँ कि उसका भी बुनियादी मकसद इंसान की हेल्थ है। तो आप नौजवानों का स्पोर्ट से ताल्लुक मतलब कितना होना चाहिए, कितना वो उसको फोकस करना चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है, फिज़िकल फिटनेस वाले स्पोर्ट्स ख़ास तौर पे क्रिटिकल हैं लॉन्जिविटी के लिए। एक तो इसमें एक्सरसाइज होती है तो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, नॉर्मल फार्मूला है, उससे हैप्पी हार्मोन होता है। जो डिप्रेस पेशेंट होते हैं ना, माइल्डली डिप्रेस, आप उनसे कहें आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उनका डिप्रेशन खत्म हो जाता है, और वो दुनिया को एक बड़ी पॉजिटिव लुक से देखने लगते हैं। दूसरा, दोस्तियाँ होती हैं लोगों से, अलग अलग लोगों से आपकी बात करने का और दोस्ती करने का मौका मिलता है, और टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं, विन करने का जज्बा आ जाता है, जो आई थिंक सबके अंदर होना चाहिए। और लास्ट बार जो मैंने अर्लियर कहा था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जी, ये भी एक आपको दोस्त भी बनाती है, आपको जिताती भी है, और आपको आगे लेके भी जाती है। सवालों का सिलसिला जनाब जारी रहेगा, और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ी कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर साहब, एक कामयाब स्पोर्ट्समैन के लिए पॉजिटिव माइंड होना कितना ज़रूरी होता है? मैं तो समझता हूँ कि पॉजिटिव माइंड जो है वो स्पोर्ट्स हो, बिज़नेस हो
या लाइफस्टाइल हो या अपनी वेलनेस हो, आजकल वेलनेस पे बहुत बात हो रही है, सब चीज़ों के लिए पॉजिटिव माइंड होना ज़रूरी है। और जैसे हमें बचपन में बताया जाता था कि हमेशा आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा खाली है, उसको भरा हुआ आधा भरा हुआ समझें। आई टेल यू, तभी जब मैंने बोर्ड की बात की उसमें साइकोलॉजिस्ट की भी बात की, जी जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ शेयर करना, अब हो ये रहा है इतना नफ्सा नफसी का दौर हो गया, मारा मारी का हो गया है। अच्छा, एक जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, हसद, जेलसी, गीबत, चुगली, उसने भी हमें बड़ा नेगेटिव कर दिया ऐसे है। ही। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ 5-6 चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ना वो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है तो पॉजिटिव कंपनी में रहें। सही। नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे जो गीबत कर रहे हैं, बुराइयाँ कर रहे हैं, हमेशा कोई पॉजिटिव बात ही नहीं करते, तो आप पे उसका असर होता है। ये कोविड की तरह कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ है, पॉजिटिव माइंड होने के लिए अच्छी हेल्थ होना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस, कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर की वॉक या एक्सरसाइज हो। नींद होना भी बड़ा ज़रूरी है, 7 घंटे। अब हम क्या है, जब तक बेहोश नहीं हो रहे होते ना, हम जागते रहेंगे। Absolutely. सुबह के प्रेशर्स हैं, रात को चाय पी रहे हैं, वो मोबाइल का भी बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल, मोबाइल तो अल्लाह खैर करे। उसके बाद पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत पसीना निकल रहा है, तो 3 या 4 लीटर भी। मैं गुजारिश ये करूँ कि पेशाब अगर से ही पता चल जाता है, अगर वो बहुत गाढ़ा है, झाग बन रही है, तो उसका मतलब आपने 5 लीटर भी पानी ये तो पिया बड़ी है, तो वो शानदार कम टिप्स दी है, हैं आपने हमारे स्पोर्ट्समैन को। वो कम है। सही। फिर एक चीज़ आ जाती है डाइट, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सही। लोग खाना खाने के लिए हर तरह का खाना खाते हैं टेस्ट के लिए, उसके अंदर वेजिटेबल्स होना। तो सिंपल तरीका बता दूं कि 5 किस्म के रंग होने चाहिए, लाल, पीला, वाइट। mesela लाल टमाटर भी हो सकता है, लाल गोश्त भी हो सकता है, सही। हर मतलब इसी तरह से सफ़ेद मछली भी हो सकती है, तो सफ़ेद चावल भी हो सकता है। तो अगर ये आप खाएंगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी। तो जैसे अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके अंदर सरिया चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए। अगर एक चीज़ पार्ट नहीं होगा, तो अगर आप हेल्दी होंगे तो वेलनेस होगी, तो पॉजिटिविटी भी आएगी। सही। तो इसके लिए हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स करें, फिज़िकल फिटनेस करना, टाइम पे सोना, उठना। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में सर्केडियन रिदम चल रहा है, ख़ासतौर पे स्पोर्ट्समैन को बताना चाहूँ। तो अगर आप कहेंगे मैं 6 घंटे सोता हूँ, कभी आप सो रहे हैं 3 बजे से लेके 6 घंटा 9 बजे तक, कभी आप सो रहे हैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक, ये नहीं। आपको फिक्स टाइम पे सोना डिसिप्लिन नहीं है, है। डिसिप्लिन, फिक्स टाइम पे सोना है, फिक्स टाइम पे उठना है, फिक्स टाइम पे खाना खाएंगे, तो आपकी बॉडी का जो सिस्टम है ना वो प्रॉपरली चलेगा, आप बेहतर परफॉर्मर्स बनेंगे। और एक और चीज़ है कि गुड प्रैक्टिसेस देखें। आप देखें जो वर्ल्ड बेस्ट हैं उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो क्या चीज़ें करते हैं, और क्या चीज़ें हैं जो हम अपने माहौल में रहते हुए हम नहीं करते, कर सकते हैं। कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कामयाब स्पोर्ट्समैन जो है उसके लिए टॉलरेंस और पेशेंस कितना ज़रूरी है? फिर जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये क्या कहेंगे इसमें? देखिए, स्पोर्ट्स पूरी एक इंडस्ट्री है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी बल्कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक पार्ट होना चाहिए। सही। जब तक हम स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, स्पोर्ट्स को की इमरजेंसी नहीं बनाएंगे, वो जो आपने इमरजेंसी की बात की थी, इसी तरह से एक इंडस्ट्री भी है ना, इसमें खेल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी फुटबॉल देखें, दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही है। हम सबको जुड़ जाना है, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ के लिए आपकी जो एथिकल और मोरल वैल्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉलरेंस और जो पेशेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुव्वत बर्दाश्त ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है कि आपको गुस्सा आ रहा होता है, कामयाबी की ज़मानत कह लें, आप हार जाते हैं तो ज़ाहिर कोई भी खुश तो नहीं होगा हार से, फ्रस्ट्रेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप उसको बर्दाश्त करें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में सेलिब्रेट करें और मेहनत से जीतें, पॉजिटिव ट्रेड्स विल गेट यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। नेगेटिव अगर आप चीज़ें करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सिंपल, नेगेटिव से कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले बात की थी कि एक वक्त था से ये अर्ली जो 90s था, उसमें जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें ख़त्म कर दी गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है 30-35 डिपार्टमेंट्स की टीमें थी, अब गिनती की 4 हैं। हाँ, सर्विसेज की हैं, आर्मी की भी है, नेवी की भी है और एयरफोर्स की भी है, और 2-4 इदारे और हैं, वापडा है, 1-2 और मतलब इदारे। तो हमारी जो सर्विसेज के डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने बड़ा मतलब पॉजिटिव रोल अदा किया है खेलों की तरक्की में। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी आना चाहिए, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज मुझे ये मौका मिले ना, तो मैंने ये राय भी दी है, अल्लाह ताला का भी ये मौका लग जाए। पहली चीज़ ये आती है कि पहले तो सैल्यूट है आर्म फोर्सेस को, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को, कि उन्होंने टीम्स भी बनाई हुई हैं, वो बच्चों को एम्प्लॉय भी करते हैं। और हम जो प्रोविंशियल स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, हम तो उनकी नर्सरी है ना, हमारे बच्चे वो लेके जाते हैं जो जीतते हैं, जिसकी हमें बड़ी अशद खुशी है।
दूसरी चीज़ ये आती है कि देखें जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को डैमेज हुआ वो बेसिकली नेशनलाइजेशन से हुआ था इन द 70s। लेकिन उसके बाद से मेरा ये कहना है कि हर जैसे 2000 या 3000 जिनके पास स्टाफ हैं उनके ऊपर एक रूल होना चाहिए कि वो 3 स्पोर्ट्समैन को जो है ना वो अपने पास एम्प्लॉय करेंगे। देखें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें बच्चा, अच्छा उससे उनकी मार्केटिंग भी है और टीवी में भी उनका नाम आएगा कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। देखिए अभी क्या है कि जो बच्चा, देखिए क्यों बंदा स्पोर्ट्स में जाए, नफ्सा नफसी का दौर है, पैसे कमाने हैं, जॉब्स मिल नहीं रही हैं उनको। कुछ को क्रिकेटर्स जैसे सिर्फ एक स्पोर्ट क्रिकेट है जिसने जो है वो जिसको स्पॉन्सरशिप्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं और टीवी और ग्लैमर है। मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली क्या है कि अगर हम एक करियर पाथ बनाते हैं ना, हमारे बच्चों के स्कूल्स में पहले कलर होल्डर्स के एडमिशन होते थे, एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, वो सब खत्म हो गए। तो अगर ये इनके कलर्स होल्डर्स को एडमिशन्स मिलें, उसके बाद इनकी जॉब सिक्योरिटीज़ हों, आगे इनको जॉब्स मिलें, जॉब हो, करियर हो, तो हमारे पास तो इतने ही अब यूथ 60% है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे पास यही यूथ जो अभी प्रॉब्लम बन सकती है वही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम दुनिया में ना सिर्फ के प्लेयर्स बना सकते हैं, कोचेस बना सकते हैं, जर्नलिस्ट बना सकते हैं, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जैसे अभी यूएई जो है ना वो उन्होंने जो है वो ये जुजित्सु कराटे जो गेम्स हैं इनको अपना एक नेशनल गेम बना दिया है, और अब वो सारे लोगों को वहाँ इनवाइट कर रहा है। कोलैबोरेशन बखीज साहब जो उनके काउंसिल जनरल हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंटरनेशनल जो हैं वो जाएंगे। और इस दफ़ा जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में जो रिमिटेंस आई हैं वो $4 बिलियन से ज़्यादा आई हैं, हिस्ट्री में कभी नहीं आई। तो अगर ये और हम इस तरह से अपने यूथ को इंगेज करते हैं, वो बाहर जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलते हैं, वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर वो रिमिटेंसेस भेजेंगे। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो लोग बाहर जा रहे हैं अच्छी बात है। फिलीपींस दुनिया में बहुत ज़्यादा कमाता है रिमिटेंसेस से, और वो कमाता है जो नर्सेज वो एक्सपोर्ट करता है सब जगहों पे। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब हमने ये देखा कि इंटरनेशनली मतलब ये कि अपने आप को उजागर करने के लिए हमारे बहुत से खिलाड़ी ख़ास तौर से इंडिविजुअल जो खेल होते हैं उसमें वो क़ुव्वत बख्श अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वक्ती तौर से चीज़ फ़ायदा दे सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है ये चीज़ नुकसानदेह होती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमारे यहाँ चक्कर ये है कि हम जो है ना वो एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेते। सही। ये छोटी सी बात मैं इस तरह समझाऊं कि हमारे पास अब दुनिया से सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है। एंटीबायोटिक्स ने काम ही करना छोड़ दिया है कि जिसका दिल चाहता है वो एंटीबायोटिक लेता है और वो खा लेता है और वो जरासीम अब असर ही नहीं अंदाज हो रही। तो उसी तरह से ये चीज़ें डॉक्टर की प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स मेडिसिन को होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने अभी बड़े बिजनेस स्कूल से कहा है, इल्मा यूनिवर्सिटी को भी वो स्टार्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में MBA। अच्छा, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA आ गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उसमें भी होना चाहिए। और इसी तरह से फिजिकल थेरेपी रीहैब अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड आ गई है। इस तरह से स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी रीहैब, न्यूट्रिशन सर्विसेज में लोग मास्टर्स कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल सर्विसेज फॉर स्पोर्ट्स पीपल, क्योंकि इनकी नीड्स डिफरेंट है, इनकी बॉडी की इंड्योरेंस डिफरेंट है, इनको प्रोटीन्स और बैलेंसेस ज़्यादा चाहिए जो कि एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो ये चीज़ अब प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब खेलों के साथ साथ तालीम की मतलब कितनी अहमियत है? दूसरी कि एक स्पोर्ट्समैन जो है उसके लिए मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है कितनी अहमियत है? अगर मतलब एक स्टूडेंट जो है इन सारी चीज़ों को अपने अर्ली एज से लेके चले तो वो कितना मतलब उसके फ्यूचर के लिए मैं एक और गुजारिश कर देता हूँ इस बात में। आपने मेरी दिल की बात छीन ली। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कैडेट कॉलेजेस नहीं होते जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग भी होती है और बच्चे पढ़ते हैं और हॉस्टल होता है जहाँ वहीं रहते हैं, इसी तरह हमारे स्पोर्ट्स कैडेट कॉलेजेस होने चाहिए जहाँ पे बच्चे आएँ, एडमिट हो जाएं क्लास 5, 6 से, वहीं पे पढ़ें, वहीं पे रहें, वहीं पे गेम्स खेलें, जो गेम में वो स्पेसिफाई करते हैं वहीं पे कोचेज़ हों और उनको उसी तरह से ट्रेन किया जाए जब तक कि वो ग्रेजुएट नहीं कर जाते, एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं कर जाते। सो इस तरह से क्या होगा कि अगर हम हर प्रोविंशियल लेवल्स पे जो ये चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे और फिर सिटी लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि लोगों का करियर भी बनेगा, लोग बच्चे आएंगे भी। और फिर देखें ना, कैडेट कॉलेज में भी सब बच्चे नहीं जाते मिलिट्री में, दूसरे बिजनेसेस में भी जाते हैं, तो ठीक है वो ना जाए लेकिन उनके अंदर एक पैशन होगा, एक मोहब्बत होगी, और जब भी कंपनी में वो जाएंगे तो स्पोर्ट्समैन को वो डेकोर और रिस्पेक्ट और इज़्ज़त और इंक्लूसिविटी ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जैसी शख्सियत मौजूद हो तो टाइम जो है वो कम शॉर्ट हो जाता है। आपसे ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई। कोई मतलब ऐसी बात
जो आपके जहन में और वो सवाल मैं ना कर सका हूँ, तो एक तो वो ज़रूर कीजिएगा और काइंडली हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए पैगाम ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि आपकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतनी आपके पास डिग्री है, इतनी आपकी एजुकेशन है, इतना एक्सपोजर है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना कंट्रीब्यूशन है। कुछ थोड़ा सा नहीं, थैंक यू वेरी मच जी रियाज भाई, आपका बड़ा ऑनर कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अपनी यूथ से ये कहूँगा कि पहली बात ये है कि नौउमीदी जो है ना वो कुफर है, और पाकिस्तान अब बहुत बेहतर हो गया है। यकीन माने हम 25 साल पहले ज़्यादा बड़े चैलेंजेस थे, अब वो चैलेंजेस सारे ख़त्म हो गए। तो पाकिस्तान पे भरोसा रखें, और पाकिस्तान के लिए आप ये सोचें कि ये नहीं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, ये सोचें कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी आर्म फोर्सेस के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उनको हाईलाइट करें, सोशल मीडिया लिंक्डइन को यूज़ करें और हैशटैग करें अपने सिटी को, अपने प्रोविंस को, अपने कंट्री को, और उसको पब्लिसाइज़ करें कि कितना पॉजिटिव पाकिस्तान हो रहा है। और एक चीज़ जो मैं यूथ से ज़रूर कहूँगा कि जो है ना, आप लोग जीनियसेस हैं और हमें पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें, आईटी सीखें, अपने आप को ग्रूम करें, और एक आखिरी बात ये है सिर्फ कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। आजकल यूथ है ना, मुझे पता है वो सोचती है मैं ये काम कर रहा हूँ, व्हाट्स इन इट फॉर मी। आप याद रखें, जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखेंगे, जो आप ज़रूर करते होंगे, माँ बाप की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, अपने सबको यूनाइटेड रखें, मोहब्बतें फैलाएं, और इंशाल्लाह ताला आप भी सक्सेसफुल रहेंगे और हम भी सक्सेसफुल रहेंगे और पाकिस्तान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम आपको तकलीफ़ देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, और आज हमारे साथ मौजूद थे एजाज़ी कमांडर प्रोफेसर डॉक्टर फ़रहान ईसा अब्दुल्ला साहब। आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा, गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।